तो जैसा कि आपको विदित है कि हम यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, ताकि हम 2026 में भी पेपर जो दे रहे हैं उसको हम सही से अटेम्प्ट कर सकें और अच्छा सा एक सम्मानजनक और स्कोर ऐसा ला सकें जो हमें क्वालिफाइड करा दे। तो उसके हमने जो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, वो थे हमारे 1 टू 64 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे और आज हम 65 से 125 तक हम इसको पूरा पेपर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। और हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम अपडेट जो आपको देते रहते हैं वो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर 65 है वो है अंकेक्षण व इंश्योरेंस। अंकेक्षण और इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो अंकेक्षण इंश्योरेंस में जो प्रमाप टू अकाउंट ऑडिटिंग अकाउंटिंग जो आपका ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड टू दिया हुआ है वो किससे संबंधित है? क्या वो वाउचिंग से संबंधित है, या वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी से संबंधित है, या ऑडिटिंग प्लानिंग से संबंधित है, या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है? तो देखिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसको हम आपको पूरे लिखा देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आप जिस नंबर पे भी आप बताएंगे, वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं लिख देता हूँ, इस पर आप अपना जो भी चाहिए उस पर हम मांग सकते हैं। जिस नंबर पर भी आप चाहोगे इसी पर हम व्हाट्सएप कर देते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई और नोट्स चाहिए, वैसे टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर हम आपको कुछ उपलब्ध कराएं, तो देखिए वो आपको इस नंबर पर, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप ही भेज सकते हैं। तो 8266 807935। तो इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हम पूरी डिटेल यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो भी आपको चाहिए वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका डी। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी द्वारा बताए गए हैं वो अलग है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्या बताता है? तो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है हमारा कि जो, अब मैं यहाँ ऑडिटिंग वाली बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहला बताता है कि आप अकाउंटिंग में कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बताता है आपको कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तरह के संगठन में किस तरह के संगठन में किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं? इन विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन इन द राइटिंग? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में, या बोथ दोनों में? तो जो फॉर्मल होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें सभी चीजें लिखकर दी जाती हैं, फॉर्मल जो होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर आपका, क्रमबद्ध सम्मंक माला में केंद्रीय मूल्य को क्या कहा जाता है? द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीजली अरेंज्ड सीरीज इज नॉन एज, क्या उसको अर्थमेटिकल मीन कहते हैं, मोड कहते हैं, मीडियन कहते हैं, क्वार्टल कहते हैं? तो उसको माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आपका, कौन सी प्राथमिक सम्मंक डेटा एकत्रित करने की विधि नहीं है? विच वन विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करने की कौन सी मेथड नहीं है? इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्केड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इम्यूरेटर? देखिए सभी क्या है, ये यहाँ से ये तीनों क्या है, ये मेथड है डाटा को एकत्रित करने का। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, इसका प्रकाशन, ये कोई एकत्रित करना नहीं है, ये क्या है, तो शो करना हो गया। तो आंसर क्या है? सिंपल क्वेश्चन है आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हानि का आंकलन करना और लाभ जब तक वसूल न हो जाए उसको लेखाबंद न करना किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो देखिए, कंसिस्टेंसी का है, कंपेरेबिलिटी का है, कंजर्वेटिज्म का है, या डिस्क्लोजर का है? तो देखिए ये आंसर होगा आपका कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत करिए, बट फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप एक्ट जरूर
प्रोविजन कीजिए। इसका दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म का क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है प्रूडेंस। तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, प्रूडेंस। कभी आपसे दूसरा पूछ ले तो प्रूडेंस इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आप इनको सभी को लर्न कर लें, जितने भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बिना तो बात बन ही नहीं सकती जब तक कि आपको टोटल कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन। देखिए जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ईयरली बेसिस पर किए जाते हैं, मंथली बेसिस पर किए जाते हैं, डेली बेसिस पर किए जाते हैं, या पीरियोडिक इंटरवल बेसिस पर किए जाते हैं। तो ये डेली किए जाते हैं, क्योंकि देखिए जर्नल का हिंदी में आप देखेंगे रोजनामचा, मतलब रोज के लेन देन लिखने वाला स्टेटमेंट, रोज के लिखने वाला स्टेटमेंट। तो इस पे डेली बेसिस पर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट होगा आपका मुद्रा परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर एम इजिकल टू के वाई प्लस के डैश ए होगा, या पी टी एम ई प्लस एम बी। देखिए बी ही यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। ये किसने दिया है? यहाँ पर पूछ रहे हैं फिशर। फिशर आपको पता है फिशर कौन थे? तो जी फिशर आपके अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने ये आपका कब दिया था? ये दिया था 1911 में। ठीक है, ये सिद्धांत कब दिया था उन्होंने? 1911 में ये सिद्धांत दिया था। इसमें अगर हम बात करें पी क्या होता है, तो वैसे इतना पूछता नहीं है, फिर भी पी जनरल प्राइस लेवल चेंज होता है। पी क्या होता है? जनरल लेवल प्राइस चेंज होता है। एम क्या होता है? टी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होता है कि कितने ट्रांजैक्शन हुए। एम क्वालिटी एंड लीगल टेंडर होता है। और वी होता है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एम, मनी की वेलोसिटी क्या है। और वी डैश होता है वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एम। तो ये सब वैसे इतना डीप पूछता नहीं है, बस आपसे यही पूछेगा ये कब दिया गया था? 1911 में। किसने दिया है? फिशर ने दिया है। फिशर कौन थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व करने का है, आप इसको वीडियो पॉज करके सोल्व करके देख सकते हैं। वैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि जिसको सोल्व किया जाए, क्योंकि सिंपल है। क्या करें कि इसमें 10 रुपए वाला शेयर है, 10 रुपए वाला एक शेयर है। कंपनी ने ऐसे 100 शेयर को, कंपनी के पास कितने ऐसे 100 शेयर है, तो कंपनी ने 100 शेयर को क्या किया है? 100 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, जिन पर जिसके भी पास ये शेयर थे उसने 4 रुपए तो दे दिए, का भुगतान नहीं किया। 4 रुपए का भुगतान नहीं किया, केवल 6 रुपए का भुगतान किया है इन शेयर पर। तो 6 रुपए तो आ चुके कंपनी को। अब पूछ रहे आपसे ये है कि इन शेयर को कंपनी ने जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। तो बताइए न्यूनतम कितने रुपए की अंश दर से इन्हें पुनः निर्गामित किया जा सकता है? तो देखिए 6 रुपए तो आप पर आ चुके, 10 का शेयर था, 6 कंपनी के पास पहले आ गए। तो कंपनी को कम से कम 4 रुपए और चाहिए। कंपनी को कम से कम 4 रुपए और चाहिए, कि यूं यूं पूछ रहे हैं ये कि बताइए इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर सकती है? तो कम से कम 4 रुपए में कंपनी निर्गमित करेगी इनको, क्योंकि 6 तो पहले आ गए, 4 इस पर और चाहिए, 4 से कम में नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए तकनीकी कौशल सबसे आवश्यक है। टेक्निकल स्किल आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर। तो किसके लिए तकनीकी होता है? प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए, मध्य स्तर के प्रबंधकों के लिए, उत्पादन प्रबंधकों के लिए, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर होगा, तो जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, इसलिए जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उनको इसकी जरूरत होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। वैसे आयोग ने इसका आंसर सी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है। इन द ऑर्डर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर। तो फर्म क्या प्रिपेयर करती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो बनाती है, यहाँ पर क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आउट। क्या करना होता है? प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? किस तरह से प्रॉफिट बांटना है, कितना पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, किस तरह से वो आपके जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेफ गार्ड ड्यूटी। तो संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ताओं के लाभों को संरक्षित करना, सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, या स्वदेशी उद्योगों का संरक्षित करना, या
आयातकों से भुगतान की वसूली में निर्यातकों की सहायता करना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो ये सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला एक शुल्क होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, जो स्वदेशी उद्योग है उनको संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट द इंडिजियस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, ऑडिटर शुड सबमिट द रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट किसको देगा, गवर्नमेंट को देता है या कोर्ट को देता है, जनता को देता है या शेयर होल्डर को देता है। तो वो शेयर होल्डर को देता है, ना ही पब्लिक को देगा, ना कोर्ट को, ना गवर्नमेंट को। किसको देगा, शेयर होल्डर को देता है। नेक्स्ट है आपका, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जो प्राइमरी फंक्शन, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहे हैं। तो जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग होता है। ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि क्या क्या वर्क होते हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, और आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये आपके काम होते हैं। और इसमें एक होता है कोऑर्डिनेशन, को कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग भी होता है, लेकिन मेन काम कितने हैं, 5 काम होते हैं। आपको पता है पोस्ट कोड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और ये इसको मिलाकर किसने दिया था, तो ये जो दिया था, ये नाम दिया था लुथर गुलिक ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीजीटी में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पोस्ट कोड किसने दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब बताने का। तो पोस्ट कोड दिया था लुथर गुलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पदों को विचरण का माप होता है। तो जो पदों का वेरिएशन है, उसको अगर आप माप रहे हैं, तो वेरिएशन को क्या कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे, या डिस्पर्जन कहेंगे, कोरिलेशन कहेंगे, या कोर्टिस कहेंगे। तो देखिए, ये होता है बी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो परचेज बुक बनाई जाती है, देखिए ये परचेज बुक है। कल इसमें दूसरा आपने देखा, इसमें सेल्स बुक भी देखा। तो देखिए, सब्सिडायरी बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 11th और 12th की बुक्स को अच्छे से रीड कर लीजिए। परचेज बुक क्यों यूज की जाती है, तो ये रिकॉर्ड करती है उधार। अब उधार क्या, परचेज। तो ये उधार परचेज को रिकॉर्ड करती है। और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का परचेज ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्लास दी हुई है, और क्लास में कह रहा है कि बताइए इसमें श्रेणी का बहुलक 4.6 है, तो अज्ञात आवर्ती क्या होगी। तो ये देखिए, आपको अज्ञात आवर्ती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, अज्ञात आवर्ती। तो देखिए, यहाँ पर 10 से 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। 25 से 40 की 20, 40 से 50 की 55 की 44, और 55 से 70 की पूछ रहा है। तो आप बताइए इसका बहुलक क्या है। इसका देखिए हमने बहुलक। अब जब आप इसके मिड वैल्यू निकालेंगे, इन सब की क्या करेंगे, मिड वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने के बाद तो कह रहे हैं इसका जो बहुलक है वो 48.6 है। तो देखिए 48.6 किसका आएगा, 48.6 किसका आता है। तो आप उसको देख सकते हैं किसका आएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे 48.6 आ रहा है आपका क्या, बहुलक। अब आप ये देखिए किसके बीच में आएगा, 48.6। तो ये आपका आएगा 48.6, 40 और 55 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 40 और 55 के बीच में आ जाएगा आपका 48.6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 44। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 44। इसका मतलब F1 आपका 44 हो गया। अब जब F1 44 है, तो इसका मतलब फिर एफ जो जीरो होगा वो क्या होगा, वो इससे पहले होगा। एफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा 20। एफ जीरो 20 है, तो एफ टू क्या होगा, एफ टू इससे आगे वाला हो जाएगा। अब एफ टू क्या है, यह हमें बताना है कि एफ टू क्या है, इसका हमें पता नहीं है। एफ टू की ही वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, निकालनी है। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें अपना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इंक चेंज कर लेते हैं। इंक चेंज करके अब इसको करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, जो मोड निकालते हैं हम फॉर्मूले से, वो होता है L प्लस F1 प्लस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 माइनस F2। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। और टोटल का क्या हो जाता है यहाँ पर, टोटल का टोटल क्या क्या हो जाता है यहाँ, टोटल का हो जाता है यहाँ H।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो एम तो हमें दिया है, मोड तो इन्होंने पहले निकाल कर दिया है, तो इधर लिख लेंगे हम 48.6। और हमारे यहाँ पर अगर L1 देखें तो L1 क्या होगी, F1 को न्यूनतम सीमा, तो वो कितना है 40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस। अब यहाँ पर क्या है F1 है 44, तो 44 माइनस 20, और नीचे हो जाएगा आपका 2 गुना 44 मतलब 88। 2 गुना 44 कैसे कर दिया मैंने, F1 जो आ रहा था वो 44 था, तो उसका डबल 88, माइनस माइनस यहाँ F0 क्या है, वो 20 आ रहा है, तो F0 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और माइनस इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x, f, f किसको, F2 को। और h कितना है हमारा, h होगा हमारा यहाँ पर जितना इनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो कितना कितना दिया है, 10 से 25 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की अब फाइनल इसको सोल्व कर लेते हैं, वीडियो को कर लेते हैं पॉज, इसको सोल्व करके। तो ये फाइनली आ रहा है आपका 26, ये आ रहा है फाइनली क्या आ रहा है आपका 26, ये फाइनली आ रहा है आपका 26 आ रहा है। 26 भी कैसे आ रहा है, 26 डेसिमल में आ रहा है। 26 किस में आ रहा है, डेसिमल है। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 26.14 आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या दिया, 26 दिया हुआ, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। और स्वनिर्मित ख्याति का जो समायोजन है वो खातेदारों के पूंजी खाते से किया जाता है, ये भी बात ठीक है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल, ये भी बात ठीक है। और ख्याति एक काल्पनिक नहीं है, एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है बनावटी। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस था, उसको आपने पूरा तो रिटर्न ऑफ नहीं किया इस साल, अगली साल के लिए आपने उसको एसेट साइड में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी फिक्टिशियस एसेट। तो ये आपका गुडविल नहीं होती फिक्टिशियस एसेट। तो डी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट, तो ये क्या करता है, ये बैलेंस एक्सपेंस दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है, या अपनी एसेट दिखाता है, या लाइबिलिटी दिखाता है। तो जब बड़ा रोकड़िया छोटे रोकड़िया को कुछ एडवांस में दे देता है, अगर पेटी कैश बुक है और आपका इम्प्रेस सिस्टम है, तो एडवांस में कुछ खर्चे, कुछ पैसा दे देता है कि आप इसमें से खर्चा कर सकते हो। तो जो पैसा बच जाता है वो हमारे कैश का तो हिस्सा है, और कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो ये भी हमारा बचा हुआ पैसा एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस फॉर द कंपनी। कंपनी कहाँ से फाइनेंस नहीं ले सकती, कौन सा सोर्सेज नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, यहाँ से पैसा मिलता है। प्रीफरेंस शेयर कर सकती है, यहाँ से पैसा मिलता है। फिक्स एसेट से पैसा नहीं मिलता, डिबेंचर से पैसा ले लेती है, फिक्स एसेट से पैसा नहीं लेती, यहाँ तो और पैसा जाता है। ठीक है, इसको तो खरीदने में और पैसा चला जाता है। तो स्थायी संपत्ति आपकी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के मध्य संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है, डेटर और क्रेडिटर का होता है, या पावनर और पावनी का होता है, बंधक रखने वाला और बंधक रखने वाला होता है, या बोलर और बेली का होता है, या फिर ऋणदाता एवं ऋणी का होता है। तो ये होता है आपका, तो ये आपका आंसर होगा बेलर एंड बेली का। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बेलर होता है वो बेली को अपनी कोई चीज का उपयोग करने के लिए दे देता है। ठीक है। वैसे ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 था, उसमें इसको अच्छे से डिफाइन किया है, थोड़ा आप उसको जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य सुपर नॉर्मल लाभ अर्जित कर सकती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, कभी नहीं, या ऑलवेज। तो देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता वैसे रियल में नहीं होती है, इसको माना जाता है। तो ये कर सकती है शॉर्ट रन में, अल्पकाल में, अल्पकाल में ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जा सकती है। बाकी इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में
सुपर प्रॉफिट नहीं कमाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय। तो कौन कराता है उसको? भारतीय रिजर्व बैंक कराता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी ऑपरेशन कराता है। कॉमर्शियल बैंक कराते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट कराती है। तो ये होते हैं कॉमर्शियल बैंक, जो कि आपको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराते हैं। क्या होता है कि आप जैसे आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए थोड़ा किसी बैंक से क्या ले सकते हैं? उधार ले सकते हैं। तो आपको काम करने के लिए उधार चाहिए, वैसे आप एडवांस में किससे ले लेते हैं? अपने आयातक से भी ले लेते हैं, जो आपको इम्पोर्टर है। तो यहाँ पर बैंक की पूछा है, तो बैंक कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है। तो ग्रेसम का जो लॉ है वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो बुरी मुद्रा होती है, जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। हुआ क्या कि जो बात थी इंग्लैंड में महारानी के यहाँ पर ग्रेसम थे, तो उन्होंने महारानी ने क्या काम किया कि वहां पर जो भी वो नई मुद्रा को प्रिंटेड कराती थी और इशू करती थी, तो क्या होता था, जो बाजार से मार्केट में से नए नोट खत्म हो जाते थे और पुराने ही आ जाते थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, एक नोट आपके पास नया है, एक नोट आपके पास पुराना है, तो हमेशा आप पुराना ही देना पसंद करेंगे, नया रखना पसंद करेंगे। तो अगर आप नई मुद्रा, नए नोट जारी करते हैं, तो पुरानी जो है वो चलन में आ जाती है और नई को वो अपने पास रख लेते हैं। तो उन्होंने ये नियम दिया था, किसने? ग्रेसम ने। उन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स की कुछ इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्ति होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर की गणना किस प्रकार की जाती है? तो देखिए, इसमें की जाती है कि जो आपने छोड़ा है, पहले उसको देखिए। तो आपने क्या है? एक्स वस्तुएं छोड़ी हैं। तो कितनी वस्तुएं छोड़ी हैं? कितना परिवर्तन हुआ है एक्स में? तो पहले आप देखेंगे एक्स में, एक्स वस्तु में परिवर्तन। ठीक है, एक्स वस्तु में। तो देखिए यहाँ त्यागी कौन सी है, छोड़ी कौन सी यूनिट है? तो इसने वाई कॉमोडिटी कॉमोडिटी जो है इसको छोड़ा है। एक्स को तो इसने इंक्रीज किया है। कह रहे हैं इंक्रीज यूनिट ऑफ एक्स। एक्स को हम अपॉन में रखते हैं, जो चेंज हुआ है, तो अपॉन में यहाँ आ रही है एक्स, और जो आ रहा है ऊपर, ये आ रहा है वाई में। तो जो यहाँ पर सिंपल ये होता है, जो आपने सेक्रीफाई किया है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो आपको गेन हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? ये डी फॉर्मूला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो पाया जो छोड़ा उसको ऊपर, जो पाया उसको नीचे। मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है? द एबिलिटी टू चेंज द ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड। देखिए, जो नीड्स हैं उनको वांट्स में चेंज करना है, तो इसकी एबिलिटी क्या कहलाएगी? एडवर्टाइजमेंट कहलाती है, या पब्लिसिटी कहलाती है, या सेल्स मैनशिप कहलाती है, या सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन क्या करते हैं? आवश्यकता जगा देते हैं। अगर आपको केवल जरूरत है, तो आपको उसको उसकी चाहत बना देते हैं, आपको इस तरह से समझाते हैं। तो सेल्स मैनशिप यहाँ पर विक्रय कला, विक्रय करा विक्रय करने की कला ही क्या करती है? जो आपकी आवश्यकता है उसको आपकी किस में बदल देती है? इच्छाओं को आवश्यकता में बदल देती है। चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स में उनको बदल देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है। प्राइस स्ट्रेटेजी इंक्लूड क्या क्या है? बेहद कम मूल्य का निर्धारण, या मूल्य तय करना, या भ्रामक मूल्य निर्धारित करना, या ये सभी। तो इसमें जो आती है प्राइसिंग में, ये सभी आ जाती हैं। क्या क्या? प्राइसिंग फिक्सिंग भी आ जाती है, डिप्टिंग प्राइसिंग। ये सब क्या है? स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से आप प्राइस का निर्धारण करा सकते हैं, कैसे प्राइस का निर्धारण करा सकते हैं। यहाँ यूं नहीं पूछ रहा अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, भ्रामक मूल्य निर्धारण करना वैसे तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा, प्राइस फिक्सिंग भी ठीक नहीं होता है, बट यहाँ पर पूछा है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है, तो ये सभी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफिस। बिजनेस ऑफिस को जरूर आप याद करके जाएं कि बिजनेस ऑफिस के काम क्या क्या होते हैं। तो पत्र की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। सूचनाओं का प्रदान करता है, वो भी ऑफिस करता है। नस्तीकरण मतलब फाइल करके एंडोर्सिंग करना, वो भी रखता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग ये तो
ऑफिस का काम नहीं होता, ये तो बोर्ड ऑफ आपके किसका होता है, ये मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये होती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इनकम स्टेटमेंट बताती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है, बैलेंस शीट बताती है, या ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है। तो ये बैलेंस शीट को बताती है, क्योंकि ये तीनों चीजें, ये तीनों क्या है, एसेट लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी, ये किसमें होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं। नेक्स्ट है आपका, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, सैलरी पेड टू अ क्लर्क हिमेश। देखिए सैलरी क्या आप हिमेश को दो या किसी को भी दो, सैलरी अकाउंट ही होता है। तो पूछ रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे, रियल ट्रांजेक्शन कहेंगे, पर्सनल कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे, या दोनों कहेंगे। तो हम इसको कहेंगे नॉमिनल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, और बिजनेस के एक्सपेंस और इनकम सभी किस में आ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपकी फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड, यानी फ्रैंको बीजक में क्या क्या शामिल होता है। फ्रैंको बीजक में क्या होता है, फ्रैंको बीजक में होता है क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत। जितनी भी लागत आ रही है क्रेता के घर तक माल पहुंचाना है, तो वहां पर जो आप बीजक तैयार करते हैं वो फ्रैंको बीजक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन का एक मूल साक्ष्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री बिल्कुल नहीं, कैश बुक बिल्कुल भी नहीं, वाउचर, पासबुक नहीं। वाउचर होता है, वाउचर क्या होता है कि आपने कोई लेन देन किया है उसका प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंश आवंटन खाता होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप ये बताइए, शेयर कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, ये फर्म के लिए क्या होता है, तो ये फर्म के लिए पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है। अब चाहे वो कैपिटल बिजनेसमैन लगाए या शेयर होल्डर, है तो वो आपका कौन सा, वो है तो वो ओनर ही, है तो वो ओनर ही, ओनर का अकाउंट जो होता है वो किस में आ जाता है, पर्सनल में आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल व्यक्तिगत खाता कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द हायर परचेज सिस्टम। प्राइज इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट, प्राइज इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। माल का कब्जा तुरंत सौंप दिया जाता है, पोसेशन इज गिवन इमीडिएटली, बिल्कुल सौंप दिया जाता है, किसमें, किराया क्रय पद्धति में। ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज अ राइट टू पोसेस ऑफ द गुड्स, जब चूक होने पर विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। भाई अगर आपने बाइक किस्तों पर ली है तो आप किस्त देते रहेंगे, नहीं देंगे तो वो अपना माल वापस ले लेता है, बिल्कुल वो ले लेता है। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो यही आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। तो देखिए स्वामित्व नहीं दिया जाता आपको, यूज करने का तो अधिकार दिया जाता है, लेकिन उसका स्वामित्व तभी दिया जाएगा जब आप अंतिम किस्त को पेड कर देंगे। तो अंतिम किस्त तक भुगतान आपको स्वामित्व नहीं दिया जाता, ओनरशिप नहीं दी जाती। इसको याद रखना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट इज टू बी ट्रांसफर टू। तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं की थी, अब उसका आपको पता चल गया, तो वो भी कहाँ होती है, तो वो भी आप रिलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, उसको भी रिलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। और इसके बारे में अब ये भी याद रखें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटेंजिबल एसेट होती हैं, अब ये नया रूल क्या है, अब आप नए वाले रूल को देख ध्यान में रखें। अगर इंटेंजिबल कोई एसेट दी हुई है और वो वसूली उससे कितनी हुई ये नहीं दिया गया, तो उससे वसूली मानते हैं नील, उससे नील वसूली क्या मानते हैं, नील। लेकिन अगर टेंजिबल कोई एसेट है, अनरिकॉर्डेड है, उस सॉरी टेंजिबल एसेट है, और उससे ये नहीं बताया कि उससे वसूली कितनी हुई है, तो जितने की वो दिखा रखी है बैलेंस शीट में उतने की वसूली हुई है, ये आप याद रखना। रियलाइजेशन अकाउंट में हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक संपत्ति 5 लाख रुपए में खरीदी गई है, 1 लाख रुपए का भुगतान तो उसको कर दिया गया है, और 4 लाख रुपए का वित्त स्वीकार किए गए हैं। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, जब आपने 5 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी है, तो आपकी चार 5 लाख की खरीदी गई, 1 लाख का भुगतान कर दिया, तो संपत्ति आपकी कितने लाख से बढ़ जाएगी। देखिए आपने जब 5 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी, पेमेंट 1 लाख रुपए कर दिया, और फिर बिल एक्सेप्ट किए गए हैं, तो पहली बात आपकी एक तो एसेट बढ़ गई,
अब 5 लाख बढ़ती, लेकिन 1 लाख कम भी तो हो गया। कौन सा? जो पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट किया 1 लाख। तो इसका मतलब टोटल 4 लाख तो एसेट बढ़ी। बढ़ती तो 5 लाख की, लेकिन 1 लाख आपका कैश भी तो चला गया। तो एसेट पर क्या फर्क पड़ा? 4 लाख रुपए की एसेट तो बढ़ गई। और साथ में क्या हुआ, जो दायित्व था वो भी बढ़ गया। 4 लाख रुपए का आपने जो बिल एक्सेप्ट किया है वो आपके लिए क्या है? बिल्स पेबल लाइबिलिटी। तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो 4 लाख से एसेट बढ़ गई और लाइबिलिटी भी बढ़ गई 4 लाख। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति देख रहे हो, तीसरा चौथा क्वेश्चन आया है इसका। तो और 3 और 4 क्वेश्चन तो काफी होते हैं। तो किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? पेमेंट ऑफ द परचेज प्राइस इज मेड इन द एग्री इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, बिल्कुल ये ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। कह रहे ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेलर हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स, वापस ले सकता है गुड्स को। तो यहाँ पर क्या है? ये है किस्त भुगतान पद्धति। तो यहाँ पर जो दूसरा है आपका, किस भुगतान पद्धति में त्रुटि होने पर, त्रुटि होने पर, ठीक है, अपना माल वापस लेने का उसको अधिकार नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये सही नहीं है। ठीक है, यह अधिकार नहीं होता है, उसको अधिकार होता है, वो उसको वापस ले लेता है। ये कह रहे हैं कि लेने का अधिकार होता है, तो इसको अधिकार नहीं होता, यहाँ वापस नहीं ले सकता। वो अलग थी, वो क्या थी? वो हायर परचेज सिस्टम था जिसमें वापस ले लेता है। प्रबंध का सार है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल। ये है आपका 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। वाउचर रेफर, वाउचर क्या होता है? कैश रिसिप्ट होती है, इनवॉइस होती है, या कंट्री फॉल होता है, या सभी होती हैं? सभी होते हैं। वाउचर क्या है अभी तो बताया था, एविडेंस होते हैं। तो जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका एविडेंस होते हैं। प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन, या यूज ऑफ केमिकल, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो ये जो अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाई जा रही है। देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, कोई नहीं तो वो पॉपुलेशन जागरूक भी तो हो सकती है, वो पेड़ ज्यादा लगा लेगी। लेकिन इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्री आप बढ़ा रहे हो तो सीधी बात है आपके पेड़ कटेंगे ही। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका मेन कारण क्या है? इंडस्ट्री से होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऑफ एडवर्टाइजिंग? निम्नलिखित में से विज्ञापन का एक फीचर कौन सा नहीं है? पेड एक्टिविटी, भुगतान परक गतिविधि है ये, भुगतान तो देना पड़ता है तभी ये होती है। या फिर निश्चित प्रोजेक्ट है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, विजुअल या ओरल हो सकता है, एक विशेषता नहीं है ये पूछना। क्या ये पर्सनल व्यक्तिगत हो सकती है? नहीं, तो ये व्यक्तिगत नहीं हो सकती। एडवर्टीजमेंट तो सभी के लिए किया जाता है, ये नहीं कि एक ही पर्सन के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ये पर्सनल नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मौखिक हो भी हो सकता है, निश्चित प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर हो सकता है कोई, पहले से जिसका पता हो। पैसा पेड हो सकता है, बिल्कुल पेड एक्टिविटी हो सकती है। एन आइटम इज कंसीडर मटेरियल इफ relate to the real account, relate to the raw material, is significant of a user, या ऑल ऑफ द अबाउट। तो देखिए सही होगा यदि ये सिग्निफिकेंट करता है, उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है तो ये मटेरियल होगा। ये कहाँ से दिया है आपको? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आप उसमें? उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपने। तो उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी जो है आपका वो बताता है कि एक ही आइटम किसी के लिए तो मटेरियल हो सकता है और किसी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता। अगर हाँ महत्वपूर्ण है उपयोगकर्ता के लिए तो उसके लिए मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, लाभानी खाते में हस्तांतरण की जाने वाली देनदारों पर प्राविध की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र होता है? तो देखिए जो हमारे बेड डेप्ट, ये क्या दे दिया? बेड डेप्ट प्रोविजन बनाने का आपको रूल दिया। तो देखिए जो आपके बेड डेप्ट होते हैं और उसमें ऐड करते हैं फर्दर बेड डेप्ट। जो आपके बेड डेप्ट होते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं? फर्दर बेड डेप्ट। फिर ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन और माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बेड डेप्ट, न्यू प्रोविजन और माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। और यहाँ प्रोविजन ऑन डेटर्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस बेड डेप्ट माइनस फर्दर बेड डेप्ट, ये भी ठीक आ रहा है। पूछा क्या है? करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? और बेड डेप्ट प्लस न्यू बेड डेप्ट
प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये भी ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरा आ रहा है। ये यहाँ कह रहा है बेड डेप्ट प्लस न्यू बेड डेप्ट, तो न्यू बेड डेप्ट को क्या बोलते हैं, फर्दर बेड डेप्ट। तो यहाँ फर्दर बेड डेप्ट को भी ऐड कर रहा है, न्यू प्रोविजन को ऐड कर रहा है, ओल्ड को माइनस कर रहा है। सी यहाँ पर ज्यादा अच्छा है, सही आंसर जो सी होगा। द बैलेंस अमाउंट इन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते के शेष राशि का हस्तांतरण कहाँ किया जाता है, जो साझेदार मर जाता है केवल उसके खाते में, या जो साझेदार बचे उसके खाते में, या सभी साझेदारों के लिए। तो ये तो भैया सभी साझेदारों की पॉलिसी होती है, सभी साझेदारों के खाते में क्या की जाएगी, सभी राशि ट्रांसफर की जाएगी सभी के में, सभी का हक है इस पर। निम्न में कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकम टैक्स इज द ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और सही पूछने कौन सा सही है। क्लोजिंग स्टॉक शो इन द ट्रायल ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, करें क्लोजिंग स्टॉक जो शो इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड तो हमारी एसेट हो जाती है, ये गलत कह रहे हैं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज क्रेडिट टू द पी एंड एल अकाउंट एज अ इनकम, ये इनकम नहीं मानी जाएगी, ये लाइबिलिटी मानी जाएगी अगर आप एडवांस ले रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या था, आयकर एक व्यापारिक व्यय है, नहीं। इनकम टैक्स तो आपका कहीं भी लगाया जा सकता है, आपकी पर्सनल इनकम पर भी लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब सही क्या है, सही आपका बी है। अगर आपका तलपट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस में, तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है केवल बैलेंस शीट में। ठीक है, और अगर अगर दिखाया जाएगा एडजस्टमेंट में, तो फिर ये दोनों जगह जाता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपका ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। आगे करें, दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरणा क्या कहलाती है, a motivation based on force और fear is called, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, तो ये नेगेटिव होती है। मोटिवेटेड हमेशा करना चाहिए पॉजिटिव वे में, मतलब उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कुछ देकर ही, ये नहीं कि आप उसको दंड दे रहे हैं। आ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक एंड रिकॉर्ड द बिजनेस इज कॉल्ड, किसी व्यवसाय की पुस्तकों का अभिलेखों की व्यवस्थित जांच क्या कहलाती है, तो ये होती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की डेफिनेशन ही दे दी। समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेबुलर फॉर्म विद सेवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इज रेफर एज, बहुत से गैर व्यापारिक वर्गों के संबंध डेटा को तालिका के रूप में संक्षिप्त में प्रस्तुति के संदर्भित संदर्भित, तो उसको क्या करते हैं, उसको उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब उसको हम क्या कर देते हैं, जब समरी एंड प्रेजेंटेड ऑफ डेटा टेबल में बना देते हैं, उसकी टेलीचिन भी लगा देंगे, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी भी बना देंगे, तो वो क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, तो देखिए ड्राइंग किसके लिए होता है, ड्राइंग कौन करता है, ड्राइंग करता है आपका ओनर, ओनर करता है बिजनेस का, और ओनर के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट है आपका, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर विच टाइप ऑफ द एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कह रहे सेल के बेसिस पर रॉयल्टी किस में दी जाती है, क्या माइनिंग में दी जाती है, नहीं, वहां तो क्वांटिटी के बेस पर होगी। पेटेंट पर दी जाती है 100 पर, नहीं। कॉपीराइट के लिए है, बिल्कुल, अगर आपने कॉपीराइट लिया है और आप अपनी नोटबुक को सॉरी बुक्स बनाई है आपने कॉपीराइट लेकर और बुक्स को बेच रहे हैं, तो उस पर आपको क्या होता है, सेल के बेस पर दी जाती है। और यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेल के बेस पर भी कौन सा, जितनी बिक गई या जितनी आपने बनाई है, तो जितनी आपकी बिक चुकी हैं, जितना पैसा आया है उसके बेसिस पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज क्रेडिट टू, तो बात हो रही है रिटायरमेंट के टाइम, पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो रहा है और जो प्रॉफिट जो हुआ है रिवैल्यूएशन है, हुआ रिवॉल्यूशन हुआ है एसेट का और लाइबिलिटी का, तो वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर्स के, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो में, बिल्कुल। क्योंकि देखिए संपत्ति का अगर रेट बढ़ा है, फिर उनका जो वैल्यू बढ़ गई है, तो वो सभी के लिए ही है, क्योंकि सभी ने मेहनत करी है, बिजनेस पर सभी का हक है, तो सभी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है। डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक ओनली कैश सेल, क्रेडिट सेल
या दोनों तरह की सेल को कर सकती है। तो देखिए दोनों तरह की सेल कर सकती है, जो डिपेंडेंट होती है ब्रांच, ठीक है, वो डिपेंडेंट है, ब्रांच अकाउंट से लिया गया है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। देखिए ये आपके ग्रेजुएशन के चैप्टर हैं क्या, हायर परचेज सिस्टम, सिस्टम किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और आपका डिपार्ट ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है, और आपकी रॉयल्टी। ये 4 चैप्टर आपको कहाँ से करने हैं, ये आपके ग्रेजुएशन से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Type of the cumulative frequency distribution in which basic interval are added in the top bottom order of the classified as। संचय आवर्ती वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे की ओर जोड़े जाते हैं क्या कहलाता है। संचय आवर्ती वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे की क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो ये होता है आपका लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इन अ जनरल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन। तो जनरल कैसे किए जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर, ठीक है। जो फर्स्ट डेट को हुआ है वो फर्स्ट में, सेकंड डेट में हुआ वो सेकंड में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर किए जाते हैं। इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इन इलास्टिक, कैसी है, इन इलास्टिक है, एंड इंक्रीज इन द इट्स प्राइस, और उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो कोजेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। तो इससे कंज्यूमर क्या करें, यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से जो वृद्धि हो रही है उस पर वस्तु के उपभोक्ता का व्यय बढ़ेगा, कम होगा। जब भाई उसकी आप बताइए बेरोजगार है तो उसकी कीमत में वृद्धि हो गई। अब कीमत में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा, कीमत में वृद्धि होने पर, और मांग कैसी है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, ठीक है, तो इसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसमें फिर क्या आएगा, तो यहाँ ये कह रहा है इन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब बेरोजगार है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो मांग होती है वो ज्यादा फर्क, उस पर परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसकी मतलब कीमत बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो खर्चा है वो भी बेचारे का बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज लेनी तो जरूर पड़ेगी, ये तो है नहीं छोड़ देगा। ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, तो देखिए अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होता है, क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, ट्रस्ट के लिए, या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, या फिर पार्टनरशिप के लिए। तो ये जरूरी जो होता है वो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, इसको कराना कंपलसरी होता है। हु सेड, किसने कहा है कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें समाज में सर्वज्ञता प्राप्त है, मतलब जिनको समाज सोसाइटी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके एली ने। किसने कहा था, ये एली ने कहा था। और इस तरह के क्वेश्चन सबसे हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं, अगर एक 125 में से आप एक क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तो भी बात चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन ही कहीं से भी उठाकर दे सकते हैं। एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना तथा उनको खातों में वर्गीकृत करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन द लेजर इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो उसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की सिस्टमेटिक मैनर में, और क्लासिफाइंग होता है, बस ये काम होता है किसमें, बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है, कि बुक कीपिंग होता है। कह रहे हैं यहाँ पर वेरिएशन कितना दिया है, 144 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में और वेरिएशन में क्या होता है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका वेरिएशन होता है। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे हम, तो वेरिएशन कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है आपका 144। तो ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, तो ये बार आपका अंडर रूट निकालेंगे तो वो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेशन एज्यूम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि, क्या मान लिया जाता है, कि यहाँ पर कुछ फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्शन के वो फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट होगा आपका द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज सोन इन, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो किए जाने वाले नगद लेन देनों को कहाँ दिखाया जाता है,
प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, आय व्यय खाते में, लाभ हानि खाते में, या देखिए लाभ हानि खाता तो ये नहीं बनाते, ये कौन सा बनाते हैं, ये बनाते हैं प्राप्य एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता। ये आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन पैसे का आना और जाना, रिसीप्ट और पेमेंट, जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ऑन, तो ये कैश ट्रांजैक्शन कहाँ दिखाए जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है, जैसे कैश अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तीन पार्टनर है, सॉरी दो पार्टनर है, ए और बी और पार्टनर्स इन द फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 to सी को ज्वाइन करते हैं नए पार्टनर की तरह, और एंड कंट्रीब्यूट, सी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 6000 एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, कैश ला रहा है गुडविल 6000 की। तो here the premium of goodwill shall be shared by A and B on the basis of new profit sharing ratio is 5:3 as। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ए तथा ब के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए नया अनुपात भी दे रखा है इनका, ओल्ड अनुपात भी दे रखा है, तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसको बांट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देखेंगे क्या होगा। तो नया ये है, तो हम इनको सैक्रिफाई रेशो में देखते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम, सैक्रिफाई रेशो इनका देखते हैं। तो सैक्रिफाई रेशो में ए का क्या है पार्ट, ए का है 3/2, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इनका दूसरा ले लेते हैं। तो ये है आपका 3/5, पहले कितना मिलता था इसको 3/5, और माइनस नया कितना मिलता है इसको, नया मिलता है ए को मिलता है 5, नया मिलता है 5/8 और 10, 5/10 मिलता है। इसी तरह से देखते हैं दूसरे के लिए, तो दूसरा कौन है, दूसरे का कितना भाग मिलता था पहले, उसको मिलता था 2/5, माइनस अब नया कितना मिलता है इसको, नया मिलता है 3/10, नया कितना मिलता है 3/10। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 10, 5 से इसको 2, 2 3 जा 6, माइनस 10 से 10 कट जाएगा 5। तो देखिए इसका सैक्रिफाई आ रहा है 1/10, ये है इसका सैक्रिफाई रेशो, सैक्रिफाइस शेयर। और दूसरे का देखें तो 10 लेते हैं एलसीएम, 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, 2 जा 4, माइनस 10 से 10 कट जाएगा तो 3, तो ये आ जाएगा 1/10। तो ये भी क्या आ रहा है 1/10 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है सेम आ रहे हैं, मतलब इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्वल ही बांट लेंगे। तो 6000 रुपए को ये इक्वल बांटेंगे, इसका मतलब 3000 रुपए दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। अब हम दूसरा भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। ये तो था आपका 2021 का, और एक अभी आपको एक और करा देंगे जो हाल फिलहाल का है, जो नए पैटर्न पर आ रहा है, क्योंकि यह पैटर्न चेंज हो गया है। आपको अगर हम बात करेंगे जो पहले एग्जाम होते थे 14-12 में, वो अब यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, लेकिन जो 21 में पूछा गया है और साथ में आपका जो 16 में पूछा गया है, उस तरह के क्वेश्चन ये दोबारा पूछ रहा है। तो आप इनको भी कर लें और उसके बाद तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और हिम्मत से काम लीजिए। देखिए सफलता तभी मिलेगी अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं। ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि एग्जाम आपके सर पर है, नहीं, जो होगा ठीक है। आप मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। टेक केयर, बाय बाय।